हेलो, नमस्कार। वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट। और मैं हूँ रॉबिन सिंह। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर पार्ट 2, जो कि पिछले जनवरी से लेकर अक्टूबर मास तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है। इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, और ये पार्ट 2 है। इसे आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट देंगे आपको। तो एग्ज़ाम जाने से पहले इसे डिस्कस ये रिवीजन करके ज़रूर जाएं। और एक बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर डे आपको ये करंट अफेयर्स या जीएस से कोई ना कोई वीडियोस मिलती ही रहेंगी, जिससे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो हम लोग ने विक्रम साराभाई तक कर लिया था कि हाल ही में विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विक्रम साराभाई वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 102 या 103, 104 या 105। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 102 नंबर विक्रम साराभाई की जयंती को मनाया गया है। विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की है और देश में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की है। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाने वाले विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्थापना के लिए जाना जाता है। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में बंगलुरु में हुई थी। या फोटो में देख सकते हैं, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। इनका जन्म तिथि है 12 अगस्त 1919 एंड डेथ एनिवर्सरी है 30 दिसंबर 1971। यानी कि इसरो के फाउंडेशन के लगभग 2 वर्ष बाद इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, फिजिक्स एंड ग्रेट इनोवेटर। ये साइंस मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स के बहुत ही प्रमुख विद्वान साइंटिस्ट थे। नोन एज फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान, उसके पिता या जनक के रूप में जाने जाते हैं, जो जैसा कि इसरो के जनक हैं ही विक्रम साराभाई जी। ही स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट फॉर द fabrication and launch of an Indian satellite. Okay, with his efforts, the first Indian satellite Aryabhatta was put in orbit in 1975. इनके प्रयासों के द्वारा इनके डेथ के बाद वर्ष 1975 में जो इनके साथी साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्यभट्ट नामक प्रथम सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड 1966 ईस्वी में प्राप्त हुआ एवं पद्म विभूषण अवार्ड 1972 ईस्वी में मरणोपरांत प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस योजना का शुभारंभ किया है। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। ऑप्शन ए, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0, फिट इंडिया रन 2.0, फिट इंडिया रन इंडिया 2.0 एंड फिट इंडिया 2.0। तो चारों ऑप्शन एकदम सिमिलर ही है, तो आपको अगर याद रहेगा तभी ऑप्शन लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस योजना का शुभारंभ किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। ये लोगो है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ये मूवमेंट लॉन्च किया गया है। इसमें दिया गया है कि स्टाफ को कितने टाइम तक क्या रनिंग करना है और स्टूडेंट को कितना टाइम रनिंग करना है। तो स्टाफ मतलब एक मूवमेंट लॉन्च किया गया, कैंपेन है फिट इंडिया के तहत। आपको अगर रजिस्टर्ड करना है तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और ये 14 अगस्त को लॉन्च किया गया है। स्टाफ के लिए टाइमिंग दिया गया कि आप 6:30 तक उठ सकते हैं। अगर मेल है तो 3.2 किलोमीटर तक पर डे रनिंग करें, फीमेल है तो 2 किलोमीटर तक पर डे रनिंग करें। स्टूडेंट्स के लिए कि आप की टाइमिंग जो है मैक्सिमम 7:30। ओके, मेल है तो 3.2 किलोमीटर रनिंग करें और फीमेल है तो 2 किलोमीटर तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री
अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर शुरू किया गया है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। ये मतलब सितंबर में लॉन्च किया गया था। ओके, ये 75 भारत के चिन्हित स्थानों पर से शुरू किया गया है, मतलब जो फेमस सिटीज़ हैं वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज ईरान फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन है इज़ियाक हरजोंग, ऑप्शन बी इब्राहिम रईसी, ऑप्शन सी मोहम्मद मुखबिर, ऑप्शन डी योवेरी मुसवेनी। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, इब्राहिम रईसी, क्योंकि ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। 3 ऑप्शन में से कोई एक ही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद मुखबिर। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक शक्तिशाली राज्य के स्वामित्व वाली नींव के अध्यक्ष को अपने पहले उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। मोहम्मद मुखबिर ने कई वर्षों तक सेताद या इमाम खोमैनी के आदेश के निष्पादन के रूप में जाने जाने वाली नींव का नेतृत्व किया है। मुखबिर को 2007 में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था। सेताद की यह स्थापना मूल रूप से 1980 के दशक के अंत में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब्त की गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए की गई थी। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्काई ट्रैक्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डे शामिल किए गए हैं। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2020। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये किस एयरपोर्ट की तस्वीर दी गई है। हालांकि ये एयरपोर्ट भारतीय एयरपोर्ट है, तो मैं ही बताता हूँ। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। दिल्ली हवाई अड्डे ने अपनी समग्र रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया है। 2020 में इसे 50वें स्थान पर रखा गया था। इसके साथ यह शीर्ष 50 की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा भी बन गया है। दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर इंडियन एयरपोर्ट्स इन द लिस्ट। जो और भी भारतीय एयरपोर्ट हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं टॉप 50 में, तो फर्स्ट नंबर पर तो कतर का दोहा हो गया, और जो इंडिया का फर्स्ट नंबर पर है, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का जो फर्स्ट नंबर पे है वो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जो अदर्स हैं भारत के, उनकी रैंक टॉप 100 में क्या है, तो हैदराबाद का 64 रैंक पर है। हैदराबाद का नंबर 64 है। इसकी रैंक 2020 में थी 71 नंबर पर। ये भी लगभग 7 पायदान ऊपर आ गया है। मुंबई की रैंक 65 है। ये पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी डाउन हो गया है। 2020 में इसकी रैंक 52 थी, वर्तमान में 65 है, लगभग 13 अंक पीछे जा चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे की रैंक है 71, जो पिछले वर्ष 2020 में 68 नंबर पे था। इस बार भी 3 पायदान पीछे फिसला है। तो हैदराबाद की एयरपोर्ट में सुधार हुआ है। टॉप 5 एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा कतर में है, ये फर्स्ट नंबर पे है। हनीडा एयरपोर्ट इन टोक्यो जापान में है, दूसरे नंबर पर। चांगी एयरपोर्ट इन सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंचियोन साउथ कोरिया चौथे नंबर पे है। और 5वें नंबर पर नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन टोक्यो जापान में है। तो आप कह सकते हैं पहले नंबर पर दोहा कतर का हो जाएगा, और 2 जापान के हैं, एक सिंगापुर और एक
साउथ कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये बुक से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एसएससी जीडी के, खास के एसएससी के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और भी अब वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले अपकमिंग एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर पढ़ते जाएं। एक मैराथन क्लास है, संपूर्ण पूरे साल का आप कह सकते हैं कि जनवरी से अक्टूबर मास तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका एक निचोड़ किया गया है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग पढ़ के ज़रूर जाएं। हु रिसेंटली रिलीज द बुक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 year ऑफ मोदी गवर्नमेंट? ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ऑप्शन बी अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं या उप प्रधानमंत्री जिसे कह सकते हैं आप, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। सो जो बुक है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 year ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसका विमोचन किया है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ये आप बुक का फ्रंट कवर है, देख सकते हैं 7 year ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इस पुस्तक को राइटर हैं ये क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाई अजीत डोवाल साहब जो एनएसए हैं इंडिया के, और के जे अल्फोंस जो आईएएस रिटायर्ड हैं, इनके द्वारा आई थिंक ये बुक एडिटेड किया गया है। हालांकि ब्लर हो रहा है पिक्चर, काफ़ी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बुक का विमोचन है वो एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। यह पुस्तक संसदीय प्रमुख के रूप में पीएम मोदी के 2 कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन की याद दिलाती है। पुस्तक विमोचन करते हुए वीपी नायडू ने कहा कि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है और यह आम आदमी के लिए सम्मानजनक जीवन के एक संवैधानिक प्रगति के मूल्यांकन का भी समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला एससी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा रहा है? हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज एससी जज ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी लिली सेठ, ऑप्शन सी सुजाता मनोहर एंड ऑप्शन डी आयशा मलिक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। न्यायाधीश आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार है, जब निवर्तमान सीजेप मुशीर आलम ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति आलम 17 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और एक न्यायिक समिति मलिक को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश मान रही है। यह वर्तमान में लाहौर उच्च न्यायालय में है और वरिष्ठता सूची में 4थे स्थान पर है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर में बंगस अवाम मेला का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द बंगास अवाम मेला इन जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी आर के माथुर एंड ऑप्शन डी के जोशी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बुंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया। मेले का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल ने महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अनगिनत उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता
प्राप्त करने के लिए बलिदान और अमूल्य योगदान दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगत आवाम मेला का उद्घाटन मनोज सिन्हा द्वारा जी किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितने गीगावाट पार कर लक्ष्य को हासिल किया है? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इंडिया हैज achieved the target by crossing dash gigawatt in total renewable energy capacity. ऑप्शन ए 450 गीगावाट, ऑप्शन बी 200 गीगावाट, ऑप्शन सी 100 गीगावाट एंड ऑप्शन डी 175 गीगावाट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन आंसर नंबर में कुछ और लिखा है और जो एक्सप्लेनेशन उसमें कुछ और लिखा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हरित ऊर्जा के लिए भारत के प्रयास के परिणाम सामने आए हैं। देश ने 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मील के पत्थर को पार कर लिया है। सो राइट आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट को भारत ने पार किया है अक्षय ऊर्जा की क्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडियन नेवी हैज टाइड अप विथ विच बैंक टू लॉन्च ऑनर फर्स्ट? ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन बी बंधन बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जो भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और दिग्गजों को एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान ऑनर फर्स्ट की पेशकश करेगा। एक MOU हो जो इंडियन नेवी और IDFC बैंक के बीच में साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी जम्मू। विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी लद्दाख। ये द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में आयोजित किया गया है 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच में लेह लद्दाख में। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश लेह राजधानी शहर में 24 से 28 सितंबर तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? By which year PM मोदी हैज सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया एनर्जी फ्री? वर्ष 2030 तक, वर्ष 2037 तक, वर्ष 2040 तक या वर्ष 2047 तक? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ष 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है। जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा, इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए PM ने एक मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है, जो वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों से बदल देगा। मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में डोपिंग इथेनॉल और देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना शामिल होगा। मोदी सरकार ने भारत को एक नया वैश्विक हब और हरित हाइड्रोजन का निर्यातक बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 69 अधिकारियों को वर्ष के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू कॉन्फर प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड फॉर द ईयर डैश टू 69 एग्जीक्यूटिव्स। ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020 एंड ऑप्शन डी 2021। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2018। सरकार ने राज्य और केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ साथ निजी क्षेत्र के फर्मों के कार्यरत 69 श्रमिकों के लिए वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह करने वाले पहले CAPF अधिकारी कौन बने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा माउंट एल्ब्रस। अब उसको फतह करने वाले पहले CAPF अधिकारी कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट CAPF ऑफिसर टू स्केल यूरोप्स हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस। ऑप्शन ए शिवांगी, ऑप्शन बी गीता समोता, ऑप्शन सी सुजाता मनोहर एंड ऑप्शन डी आयशा मलिक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ 31 वर्षीय यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय CCAT अभ्यास में भाग लिया। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द नेवल लेड मल्टीनेशनल CCAT एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी USA या ऑप्शन डी UAE। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण CCAT सैन्य अभ्यास में भाग लिया। CCAT 2021 का मुख्य उद्देश्य इंटर कोऑपरेबिलिटी और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना था। इस अभ्यास में लगभग 400 कर्मी और 10 जहाज शामिल थे। जो CCAT का युद्ध अभ्यास होगा वो इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में हुआ था। CCAT का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी होउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट prepared by the British company House Fresh, which is the most populated country in the world in the year 2020. Option A India, option B China, option C Pakistan and option D Bangladesh. So right answer is option D. ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। इसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत और मंगोलिया का स्थान है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारतीय शहर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को दूसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। ऑप्शन है इन विच स्टेट वॉज द आदिपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राज्य भर से हजारों भक्तों को आकर्षित करने वाला भव्य मंदिर आदिपुरम कार उत्सव एक साधारण समारोह में आयोजित किया गया था, जिसमें पीठासीन देवताओं को पंडाल मंदिर परिसर के अंदर भीतर एक सुनहरे रथ पर लाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आदिपुरम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु स्टेट में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। विच एयरपोर्ट इन हरियाणा विल बी नेम्ड आफ्टर महाराजा अग्रसेन।
ऑप्शन ए करनाल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी हिसार एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सिरसा एयरपोर्ट एंड ऑप्शन डी अम्बाला एयरपोर्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिसार एयरपोर्ट का नाम चेंज करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा, हिसार एयरपोर्ट को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर एंड ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान ने सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से विकलांग लोगों की एक टीम शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम विकलांग लोगों के लिए ग्लेशियर सियाचिन तक पहुंचने का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा फ्लैगशिप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? विच स्टेट और यूटीज हैज अनाउंस्ड स्मार्ट हेल्थ कार्ड अंडर इट्स बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी आसाम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उड़ीसा में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ रुपए को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिल सकेगा। उड़ीसा इस तरह से स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है। यह स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड के रूप में काम करेंगे। इसके तहत प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का उपचार लागत का लाभ उठा सकता है, जबकि महिला सदस्य हर साल 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकती हैं। लाभार्थी उड़ीसा सहित देश की 200 से अधिक अस्पताल श्रृंखलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किसी भी सरकारी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए चावल को किस वर्ष तक फोर्टिफाई करवाने का तय किया है? ऑप्शन ए रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू फोर्टिफाई द राइस प्रोवाइडेड अंडर एनी गवर्नमेंट स्कीम टिल विच ईयर? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2022 एंड ऑप्शन डी 2025। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024 तक। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो या मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वह वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलाने वाला चावल फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैर अल बहर आयोजित किया गया था? जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जैर अल बहर was conducted between the Indian Navy and which country? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी यूएई। जैर अल बहर किन दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है?
सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कतर। भारतीय नौसेना और कतर एमरी नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैर अल बहर का दूसरा संस्करण फारस की खाड़ी में 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था। अभ्यास के इस संस्करण में 3 दिवसीय बंदरगाह चरण के बाद 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में राब्डोफिस बिंदी नाम की एक नई प्रजाति पाई गई है। ये किसकी प्रजाति है? अ न्यू स्पीसीज नेम्ड राब्डोफिस बिंदी हैज बीन फाउंड इन असम। हुज स्पीसीज इन दिस? डायनासोर, फिश, फ्रॉग या स्नेक? सो राब्डोफिस बिंदी नाम की जो प्रजाति पाई गई है यह किससे बिलोंग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्नेक। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिक की एक टीम ने असम में अपनी गर्दन के पीछे बिंदे जैसे निशान वाली एक नई सांप की प्रजाति की खोज की है, जो 1 सदी से अधिक समय में पूर्वोत्तर राज्य के इस तरह की पहली खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में शोधकर्ताओं ने जंगली बालसम की 3 नई प्रजातियों की पहचान की है? इन विच स्टेट रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड 3 न्यू स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बालसम? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरला। शोधकर्ताओं ने केरल में जंगली बालसम की 3 नई प्रजातियों की पहचान की है, जिनमें से 2 का नाम कम्युनिस्ट दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा के नाम पर रखा गया है। जीनस इम्पेथिन्स जो परिवार है बालसेमिनी का, जीनस इम्पेथिन्स से संबंधित प्रजातियों को फूल के सर्वेक्षण के दौरान दक्षिणी केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र पर इडुक्की जिले में देखा गया था। इस जीनस के पौधे मलयालम में कासीथुम्बा के नाम से लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन मार्केटिंग के लिए किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सोन चिरैया ब्रांड फॉर मार्केटिंग ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 13 अगस्त 2021 को सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो है, सोन चिरैया नामक एक कैंपेन को लॉन्च किया है। सोन चिरैया को शहरी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, शहरी गरीब महिलाओं को अस्थायी सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अवसरों और कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, खाने योग्य वस्तुओं आदि के उत्पादन में कार्यरत है और उन्हें अस्थायी बाजारों में बेचा जा रहा था और व्यापक बाजार पहुंच खोजने में के अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए मंत्रालय ने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है। सोन चिरैया जो ब्रांड लॉन्च किया गया है, इसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको ऑनलाइन जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इसके साथ भी इसको लॉन्च करने के लिए इन्होंने करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा? हाउ मेनी पुलिस पर्सनल विल बी अवॉर्डेड दिस ईयर यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेशन? ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 144,
ऑप्शन सी 146 एंड ऑप्शन डी 152। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 152 पुलिसकर्मी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के लिए पुरस्कार विजेताओं की 2021 की सूची जारी की है। इस साल यह पुरस्कार देश भर में सेवारत 152 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट ऑफ प्रेजेंट टू सेपरेट बजट फॉर एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी गुजरात। सो राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। एक अलग कृषि बजट बनाकर तमिलनाडु ऐसा करने वाला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। सर्वप्रथम कर्नाटक ने अलग बजट पेश किया था कृषि के लिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश, अब तीसरा राज्य जो बना है साउथ इंडिया का वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु विधानसभा ने विधानसभा के इतिहास में पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश किया। तमिलनाडु के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने इस बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू पैट्रोनाइज द इंडियन हॉकी टीम फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी आसाम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर कर रही है। 41 साल बाद पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में 28,000 साल पुराना एक अच्छी तरह से संरक्षित गुफा शेर का शावक पाया गया है? इन विच रीजन a 28,000 year old a well preserved cave lion cub found? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी आर्मेनिया एंड ऑप्शन डी साइबेरिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी साइबेरिया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में पाया गया एक आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित गुफा शेर का शावक 28,000 साल पहले रहता था और इसने अभी भी अपनी माँ के दूध के निशान हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो चित्र है इधर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हिंदुस्तान 228 विमान का टैक्सी परीक्षण किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली हैज कंडक्ट टैक्सी ट्रायल ऑफ हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट? ये 228 एयरक्राफ्ट नाम है हिंदुस्तान 228। ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो एंड ऑप्शन डी इंडियन एयरफोर्स। ये आप चित्र देख सकते हैं, हिंदुस्तान 228 जो एयरक्राफ्ट है एक टैक्सी परीक्षण इसका किया गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसने परीक्षण किया है। HAL ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय टाइप सर्टिफिकेट के लिए हिंदुस्तान 228 विमान के ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू विश्वविद्यालय ने अपने व्यायामशाला इंडोर खेल सुविधा हॉल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जम्मू यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू नेम इट्स जिम्नाजियम इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी हॉल आफ्टर होम। ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी लवलीना बोर्गोहेन, ऑप्शन सी मीराबाई चानू एंड ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जम्मू विश्वविद्यालय ने 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और शीर्ष शटलर
पीवी सिंधु के नाम पर अपने व्यायामशाला इंडोर खेल सुविधा हॉल का नाम रखने का फैसला किया है? इस बात का खुलासा जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज केधर ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला म्यूजियम ऑन व्हील्स भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑन व्हील्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी करनाल एंड ऑप्शन डी कोलकाता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी कोलकाता। स्वतंत्रता संग्राम और बंगाल के विभाजन पर शहर में कोलकाता ट्राम के अंदर एक प्रतिष्ठित म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोलकाता के प्रतिष्ठित ट्रामों के अंदर एक संग्रहालय ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the ambassador of the Department of Women's Empowerment and Child Development? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा एंड ऑप्शन डी वंदना कटारिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी वंदना कटारिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। यह घोषणा टीलू रतौली पुरस्कार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। इससे पहले धामी ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ passed an interim order allowing women to participate in which of the following examination? Option A NDA, option B Railway, option C SSC and option D Indian Air Force. So right answer is option A NDA National Defense Academy. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एक याचिका ने सुप्रीम कोर्ट में महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद एनडीए में शामिल हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो मैमी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जियो मैमी फिल्म फेस्टिवल? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा जोनस, ऑप्शन सी विद्या बालन एंड ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा जोनस। जियो मैमी फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में हो रहा है 22 नवंबर का, उसके अध्यक्ष चुनी गई हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस को जियो मैमी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष रूप में घोषित किया गया था। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, जिसका पूरा नाम है मैमी, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने आने वाले वर्ष संस्करण और नेतृत्व में बदलाव के लिए अपनी योजनाओं का अनावरण किया है। प्रियंका ने मैमी के न्यासी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से नामित किया गया था, जिसमें नीता एम अंबानी सह अध्यक्ष, अनुपमा चोपड़ा त्यौहार निदेशक,
अजय बिजली, आनंद जी महिंद्रा, फरहान अख्तर, ईसा अंबानी, कबीर खान, कौतुब धस्वे, किरण राव, राणा दुग्गबाती, रितेश देशमुख, रोहन सिप्पी, सिद्धार्थ राय कपूर, विक्रमादित्य मोटवानी, विशाल भारद्वाज और जोया अख्तर लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के लाहौर किले में स्थित डैश की प्रतिमा कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लबैक पाकिस्तान के एक सदस्य द्वारा तोड़ दी गई। द स्टैचू ऑफ डैश लोकेटेड इन द लाहौर फोर्ट ऑफ पाकिस्तान was vandalized by a member of the radical organization तहरीक ए लबैक पाकिस्तान। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महाराजा रंजीत सिंह एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी महाराजा रंजीत सिंह। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि इसको वेंटिलाइज्ड कर दिया गया है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण 2019 में लाहौर किला परिसर में किया गया था। उसी वर्ष तहरीक ए लबैक पाकिस्तानों के सदस्यों द्वारा इस पर हमला किया गया था। कट्टरपंथी समूह तहरीक ए लबैक पाकिस्तान के सदस्यों ने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया? विच बैंक लॉन्च द फ्रूट्स पोर्टल? बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। पहले फ्रूट्स का फुल फॉर्म देखते हैं। फार्मर रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। जिन किसानों को फसल ऋण और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मुश्किल हो रही है, वे अब आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं बिना बैंकों के उप पंजीयन के कार्यालय तक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक धारवाड़ ने अपने प्रधान कार्यालय में कर्नाटक सरकार के ई गवर्नेंस परियोजना, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापास पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तापास इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल तपाश को लॉन्च किया है। तपाश का पूरा नाम हो जाएगा ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 6,000 रुपये प्रदान करेगी? विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 6,000 टू द लैंडलेस लेबरर्स अंडर द राजीव गांधी ग्रामीण भूमिलेस मजदूर न्याय योजना? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,6 हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ यह योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ मिलेगा। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च 2022 से पहले प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2021 ये 23 से 27 अगस्त के बीच कंडक्ट किया गया है। वर्ल्ड वाटर वीक
विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए वर्ष 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में किया गया है, मीन्स ऑनलाइन किया गया है। विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम थी बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। सीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टॉर्गनी होल्मग्रेन और सीबी के जो हेडक्वार्टर है वो स्टॉकहोम स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पहली बार कितने महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने का फैसला किया है? फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू प्रमोट हाउ मेनी वुमेन इन द रैंक ऑफ कर्नल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 10। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 महिलाओं को। इतिहास में पहली बार भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को टाइम स्केल कर्नल रैंक पर नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि भारतीय सेना के चयन बोर्ड ने 26 साल की गणनीय सेवा के पूरा होने के बाद 5 महिला अधिकारियों को पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है कि कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और कोर ऑफ इंजीनियर्स के साथ सर्विस में रहते हुए महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर मंजूरी दी गई है। इससे पहले कर्नल के पद पर पदोन्नति केवल आर्मी मेडिकल कोर, जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर के महिला अधिकारियों को ही लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इस्माइल साबरी याकूब हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी हैती, ऑप्शन सी स्वीडन एंड ऑप्शन डी इजराइल। सो राइट आंसर इज, और इसका आंसर नहीं है। हाल ही में किस राज्य में बग्वाल उत्सव आयोजित किया गया? इन विच स्टेट द बग्वाल फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बागवाल उत्सव, जिसमें भक्तों ने पारंपरिक रूप से एक दूसरे पर पथराव किया, 22 अगस्त को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा मंदिरों में एक का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जो बग्वाल उत्सव आयोजित किया गया था ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन डी जो लिखा है गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जो बागवाल उत्सव है ये उत्तराखंड में मनाया गया था। हाल ही में उभरते सितारे फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली उभरते सितारे फंड वॉज लॉन्च्ड बाई? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर एंड ऑप्शन डी अमित शाह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड यूएसएफ लॉन्च किया है। फंड का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी ने की है। यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज्य में एमएसएमई की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी सिक्किम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तराखंड।
उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारतीय चीन सीमा के करीब है। माना गांव चीन की सीमा से लगे चमोली के अंतिम भारतीय गांव है और बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले हर्बल पार्क की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया? ऑप्शन ए सुनील लुला, ऑप्शन बी नकुल चोपड़ा, ऑप्शन सी अमिताभ कांत एंड ऑप्शन डी रवि विजय कुमार मलिमथ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नकुल चोपड़ा। ये आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के जिन्हें अध्यक्ष चुना गया है। टेलीविज़न निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग ने 25 अगस्त 2021 से प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नकुल चोपड़ा की नियुक्ति की है। पूर्व CEO सुनील लुल्ला ने एक उद्यमी के रूप में अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफा दे दिया है। यह घोषणा तब होती है जब सुनील लुल्ला ने अपनी उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए CEO के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। सो राइट आंसर हो जाएगा नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग मिला? रिसेंटली 3 cities of which state got the water plus tag? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में देश के कुल 9 शहरों में से आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां एक से अधिक वाटर प्लस शहर हैं। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत वाटर प्लस टैग दिया जाता है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम को यह सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीमो ने बयान में कहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निर्धारित मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार खुले में शौच से मुक्त का दर्जा प्राप्त करने के बाद वाटर प्लस टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ एंड ऑप्शन डी सेकंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेकंड। भारत एक वैश्विक निर्माण केंद्र ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा हुआ है और दुनिया का दूसरा सबसे वंचित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विनिर्माण विशाल राष्ट्र चाइना सहित अन्य देशों में एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में निर्माताओं के द्वारा भारत की बढ़ती रुचि को इंगित करता है। भारत की रैंकिंग कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में परिलक्षित हुई है। यह सूचकांक पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों को रैंक करता है। तो इंडिया सेकंड रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिटेल्स दिए हैं वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थानों के आधार पर कुशमैन एंड वेकफील्ड ने मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स
रिपोर्ट कई कारकों के आधार पर देशों को रैंक करती है। जो पहला कारक हो जाएगा उस पर होगा जोखिम और लागत कारक। सेकंड पॉइंट राजनीतिक और आर्थिक जोखिम। थर्ड पॉइंट बाजार की स्थिति और श्रम लागत, बाजार पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया? विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द वांगचुआ फेस्टिवल 2021? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए आसाम। तिवा आदिवासी असम में वांचुआ महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने पारंपरिक डांस का प्रदर्शन करते हैं। यह त्यौहार तिया आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह गाने, नृत्य अनुष्ठानों में से एक एक समूह के साथ मनाया जाता है और लोग अपने मूल परिधान में आते हैं। तिवा को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। यह असम और मेघालय राज्यों में रहने वाले एक स्वदेशी समुदाय है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। उन्हें असम राज्य के भीतर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे झूम या स्थानांतरित खेती करते हैं। तो बेसिकली वांगचुआ जो महोत्सव मनाया गया है ये तिवा आदिवासी जनजातियों के द्वारा आसाम में मनाया गया है। तिवा को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज की है जिसमें INS रणविजय और INS कोरा ने भाग लिया? विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइज इन विच INS रणविजय एंड INS कोरा पार्टिसिपेटेड? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी UK एंड ऑप्शन डी USA। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फिलीपींस। भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ एक नौसैनिक अभ्यास किया है। इसके 5 दिन बाद वियतनाम के साथ इस क्षेत्र में इसी तरह का अभ्यास किया गया था जिसमें चीनी सैन्य विस्तारवाद बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। इंडिया इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम डैश दिया है, नेम ऑपरेशन देवी शक्ति। बेसिकली ऑपरेशन देवी शक्ति जो नाम दिया गया था वो किस निकासी मिशन के दौरान दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तालिबान। जो तालिबान के द्वारा अफगान में कब्जा कर लिया गया था, वहाँ से जो लोगों को इवैक्यूएट करना था, तो उस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया था। ऑपरेशन का नाम तब पता चला जब विदेश मंत्री S जयशंकर साहब ने 24 अगस्त को दिल्ली में 78 लोगों को एक नए जत्थे के आने का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में इसका जिक्र किया था। तालिबान द्वारा अफगान राजधानी शहर पर कब्जा करने के एक दिन बाद भारत ने 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली में 40 भारतीयों का एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन शुरू किया। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और विभिन्न देशों द्वारा अपने नागरिकों को बचाने के लिए हाथापाई के बीच अब तक भारत ने 800 से अधिक लोगों को निकाला है। ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था, ये तालिबान जो वर्तमान में अफगानिस्तान में शासक कर रहा है, इसने जब कब्जा कर लिया गया, काबुल को कब्जा कर लिया था, तब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक नया भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ न्यू जियोस्पेटियल प्लानिंग पोर्टल युद्ध धारा? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
सरकार ने एक नया भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा लॉन्च किया है, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा युक्त धारा पोर्टल ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला शराब संग्रहालय खोला गया है? इन विच स्टेट द फर्स्ट एल्कोहल म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी गोवा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी गोवा। गोवा ने राज्य का पहला शराब संग्रहालय खोला है। गोवा की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यटकों के स्वर्ग के एक व्यापारी ने एक संग्रहालय बनाया है, जो पूरी तरह से स्थानीय शराब को समर्पित है। गैस मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपके यूज़फुल है, काम में है, तो सेशन को लाइक करें और यदि कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट which has been ranked first in the list of safest cities in the world. Option A Sydney, Australia. Option B Copenhagen, Denmark. Option C Tokyo, Japan. And option D Wellington, New Zealand. So right answer is option B. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर और मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। 60 शहरों की लिस्ट में इस लिस्ट में 59 नंबर पर पाकिस्तान का कराची शहर भी शामिल है। These cities appear in the list of top 5 out of 60 livable places in the world released by the Economist Intelligence Unit. First rank Copenhagen, Denmark. Second rank Toronto, Canada. Third rank Singapore. Fourth Sydney, Australia. Fifth Tokyo, Japan. 40th New Delhi, India. And 50th Mumbai, India. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की? हु एमंग द फॉलोइंग चेयर्ड द 11th ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग? ऑप्शन ए अजीत डोवाल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण एंड ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए अजीत डोवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया अजीत डोवाल साहब ने बैठक की मेजबानी की, क्योंकि भारत 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में हुआ था। NSA की ब्रिक्स बैठक ने 5 देशों को राजनीतिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। उच्च स्तरीय बैठक में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव जनरल पात्रुसेव ने चीनी पोलित ब्यूरो के सदस्य यांग जिएची, दक्षिण अफ्रीका के उप राज्य सुरक्षा मंत्री नेसिडिसो गुडएनएफ कोडवा और जनरल अगस्टो हेलेना रेबरो परेरा राज्य मंत्री और ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद के संस्थागत सुरक्षा प्रतिमंडल ने प्रमुख रूप से भाग लिया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशनल व्हील किस देश में खुलने जा रहा है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील गोइंग टू ओपन? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी वेनेजुएला एंड ऑप्शन डी UAE। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए UAE।
सॉरी, ऑप्शन डी यूएई। आप लोग देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशनल वेल गोइंग टू ओपन इन यूएई। कितना प्यारा लग रहा है ना। दुबई अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशनल व्हील का घर है। दुबई अपने पर्यटक आकर्षणों की सूची में एक और महान मील का पत्थर जोड़ रहा है। यूएई के दुबई शहर में 21 अक्टूबर को सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशनल व्हील का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आधुनिक हैंड ग्रेनेड का पहला बैच भारतीय सेना को सौंपा गया। यह किस राज्य में स्थित एक निजी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने बनाया है? Recently, the first batch of modern hand grenade has been handed over to the military army, Indian Army. It is formed by Economic Explosive Limited Company, a private company based in which state? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्रालय ने नागपुर स्थित निजी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी के साथ भारतीय सेना को 409 रुपये की अनुमानित लागत पर 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 409 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है, उसके आपूर्ति के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ई श्रम पोर्टल राष्ट्रीय डेटाबेस हाल ही में किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए लॉन्च किया है? Which ministry has recently launched e-Shram portal, national database for unrecognized workers? Option A, Ministry of Health. Option B, Ministry of Labor and Employment. Option C, Ministry of Home Affairs, and option D, all of these. So right answer is option B, Ministry of Labor and Employment. केंद्र ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतेह 1 के सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है? विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ फतेह 1? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी UAE. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए पाकिस्तान। फतेह 1 उसका जो परीक्षण किया गया वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि पाकिस्तान ने स्वदेश में विकसित फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है। ISPR के महानिदेशक के एक ट्विटर पोस्ट में कहा गया है कि फतेह 1 निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देश के लिए एक पारंपरिक वॉरहेड पहुंचाने में सक्षम है। फतेह 1 एक बेसिकली मिसाइल है जो पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट्स अवार्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए हरीश स्वामीदास, ऑप्शन बी RK सभरवाल, ऑप्शन सी नकलू फॉर्म एंड ऑप्शन डी शकुंतला तिलस्टेड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरीश स्वामीदास। ये आप चित्र में देख सकते हैं, कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। अरे आप कलाम साहब को देखिए ना, कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, सर भी कम सम्मान नहीं दे रहे हैं। बंगाल के मालदा जिले के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को इस साल राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनके डिजिटल शैक्षिक मॉडल के लिए चुना गया है, जिसने महामारी के दौरान अपने छात्रों के दरवाजे तक डिजिटल शिक्षा को लेकर आए हैं। ये कोलकाता में एक
स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, जिनको ये पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, प्रेसिडेंट्स मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग दिया गया है? विच स्टेट स्वीट्स सरभजा एंड सरपुरिया हैव बीन गिवन जीआई टैग? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जो जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर तक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। आप वीकली मंथली करंट अफेयर्स नहीं, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हाफ ईयरली करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जो सुपीरियर क्वेश्चंस हैं। तो जो सरभजा सुपीरिया का जीआई टैग दिया गया मिठाई को, ये वेस्ट बंगाल में है, आप चित्र में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल को एक और प्यारा सौदा मिला है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि प्रसिद्ध सरभजा और सरपुरिया को जल्दी भौगोलिक संकेत, जिसे जीआई टैग कहते हैं, सम्मानित किया जाएगा। जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिसकी एक विशेष भौगोलिक जड़ होती है और उस मूल के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। टैग मॉल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियोबोल्ट विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर एंड ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आप लोग यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, कितना ही बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। आईआईटी मद्रास डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर नियोबोल्ट। विकलांग समुदाय को सशक्त बनाने की दृष्टि से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है और डिजाइन किया है, जिसे न केवल चिकनी सड़कों पर बल्कि आसमान इलाकों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया के प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? हालांकि दुनिया के सारे शहर जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब भारत के ही हैं। ऑप्शन ए दिया है इंडिया दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक डाटा दिया गया है वर्ल्ड मोस्ट सैटेलाइट सिटीज़ का, जो कि जूम करके आप देख सकते हैं, इसे पॉज करके जूम करके देख लें। ऑप्शन ए में प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील पर 1826 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 और मुंबई से 11 गुना अधिक हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? Which state or UTs has launched a special mission named Mission Vatsal to help women who lost their husband in COVID-19? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है।
मिशन वात्सल उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाओं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ विधवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा। यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत में बच्चों के लिए बी इंटरनेट अवेंशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड बी इंटरनेट अवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ए गूगल होगा। गूगल ने 8 भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण इंटरनेट सुरक्षा पाठों को जोड़ने के लिए भारतीय क्रमिक बुक प्रकाशन अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में भारत में बच्चों के लिए अपना वैश्विक बी इंटरनेट विषमयकारी कार्यक्रम शुरू किया है। जो बी इंटरनेट अवेंशन प्रोग्राम है ये गूगल के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट ऑन मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी मालदीव्स एंड ऑप्शन डी यूएई। भारत ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किस देश के साथ किया है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मालदीव्स। भारत और मालदीव की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। भारत सरकार जीएमसीपी के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑन क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी भारतीय निर्यात आयात बैंक, जो इसे एग्जिम बैंक कहते हैं, उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सुजलाम कैंपेन? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसने सुजलाम अभियान उसको लॉन्च किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त, जिसे ओडीएफ कहते हैं, ओपन डिफेकेशन फ्री, तो प्लस गाँवों को बनाने के लिए सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा और बदले में 10 लाख सोकपिट के निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी सरकार द्वारा 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 25 अगस्त 2021 से हुआ अभियान प्रारंभ। ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए अधिक से अधिक गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। दूसरा पॉइंट है, अभियान ओडीएफ लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और इसके अंतर्गत 10 लाख सूख गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, सुजलाम अभियान का उद्देश्य देश के गांवों को ओडीएफ प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस महिला को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? विच वुमेन हैज़ बीन नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? ऑप्शन ए वंदना कटारिया, ऑप्शन बी गुरजीत कौर, ऑप्शन सी
सविता पूनिया एंड ऑप्शन डी नवजोत कौर। आप लोग इसका आंसर करें, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, काफ़ी टाइप से बोलते बोलते गले में खराश आ गई है। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरजीत कौर। भारतीय, यहाँ पर महिला लिखा है और इधर पुरुष लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग काट के करें। भारतीय महिला हॉकी टीम ड्रैग फिलकर हरमनप्रीत कौर और उनकी महिला समकक्ष सॉरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ड्रैग फिलकर हरमनप्रीत कौर और उनकी महिला समकक्ष गुरजीत कौर को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, क्योंकि देश ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सभी श्रेणियों में शॉर्टलिस्ट बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP के DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बालाजी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी पंकज कुमार सिंह एंड ऑप्शन डी संजय अरोरा। Who has been appointed as DG of ITBP? So, right answer is option D, संजय अरोरा। ये आप फोटो देख सकते हैं सर की, जिन्हें ITBP का DG नियुक्त किया गया है। समिति ने तमिलनाडु कैडर से संजय अरोरा, जो कि IPS 1988 बैच के हैं, इनकी नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। संजय अरोरा वर्तमान में विशेष महानिदेशक CRPF के रूप में कार्यरत हैं और अब उन्हें भारत के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ITBP कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में सूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1988 से राजस्थान कैडर के IPS पंकज कुमार सिंह को नियुक्त करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंकज कुमार सिंह वर्तमान में विशेष DG BSF के रूप में कार्यरत हैं अब उन्हें सीमा सुरक्षा बल DG BSF का महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा। पद ग्रहण करने की जो उनकी तिथि है वो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसे लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। पहला जो राज्य था वो कर्नाटक था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? रिसेंटली 2 वुमेन ऑफ विच स्टेट वर गिवन द नेशनल हैंडक्राफ्ट अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग contribution in the development of the craft, the manufacturer of Madur floor mat? Option A Kerala, option B Punjab, option C Assam and option D West Bengal. So right answer is option D West Bengal। हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देशों में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। शिल्प गुरु पुरस्कार भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2002 से स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में और राष्ट्रीय
उत्कृष्टता प्रमाण पत्र वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वहाँ की 2 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? ऑप्शन ए मोहन कुमार, ऑप्शन बी अजय कुमार, ऑप्शन सी राहुल त्यागी एंड ऑप्शन डी प्रकाश सचदेवा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अजय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले कुमार साहब क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। आरबीआई के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने 3 दशकों की अवधि में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, मुद्रा प्रबंधन और आरबीआई में अन्य क्षेत्रों में भी काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में अजय कुमार मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग की देखरेख करेंगे। पीछे आपको लोगो दिख रहा होगा, रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट। सो जिस यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ रहे हैं उसका लोगो है, और आप लोग इस चैनल को प्यार सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले ये करंट अफेयर की श्रृंखला समाप्त हुई। ये लगभग 1.5 घंटे के लिए कंटिन्यू मैंने आपसे डिस्कस किया। ये जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक के करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे जो इसमें दिखा गया है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अगर इसे पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर पढ़ कर जाएंगे तो, और तुक्का मार कर आएंगे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, वो तो एक लक होता है कि सही हो गया तो हो गया। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम्स एसएससी जीडी के लिए फोकस करके मैंने सीरीज़ तैयार की थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करके ज़रूर जाएंगे। मैं ये इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर पीडीएफ से ही पढ़ना है तो आपको बहुत सारे पीडीएफ से मिल जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्कस किया सिर्फ यूट्यूब पे। ओके, आप लोग एक बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पे। सो यदि आप चैनल पर नए तो इसे कमेंट करके इसमें कोई अगर गलती हुई हो या कुछ सजेशन आपका तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट, आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और कभी कभी पीडीएफ्स भी अवेलेबल रहेंगे। हालांकि एक ग्रुप मैंने जो चैनल बनाया है वो सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए बनाया है, और पीडीएफ में इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगी वह डालता रहूँगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, जो आई थिंक लूसेंट की सीरीज़ होगी, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। लगभग 1,500 क्वेश्चन है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसमें कुछ वॉइस का इशू है तो मैं इसको फिर से रीअपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।